रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। आप देखते हो कि किसी भी बकेट में जब हम पानी डालते हैं तो उसका जो बॉटम है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर किसी भी पानी के टैंक या फिर किसी भी स्विमिंग पूल का जो बॉटम होगा वो भी आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो एक्चुअल में जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है, और जो आपको डेप्थ दिखाई दे रही होती है जिसको हम अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं वो एक्चुअल में कम होती है। तो उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न है लाइट का रिफ्लेक्शन। तो किस तरीके से ये फिनोमेना होती है और रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन होगा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में, वो हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। मान लो कि ये कोई पानी का तालाब है और इसमें इस लेवल तक हमने पानी भरा हुआ है, इस लेवल तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट पे, ठीक है, इसको हम बाहर से देख रहे हैं। इसकी रियल डेप्थ तो इतनी है, लेकिन ये इससे आपको कम डेप्थ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बाहर जैसे ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा हुआ है? रेयर मीडियम में। ये कौन सा मीडियम है? रेयर। और वाटर क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। तो ये अपना ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो पानी के अंदर जब ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा तो ये जो ओ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है या जो ओ पॉइंट है ये इसको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका रीजन क्या है? तो इसका रे डायग्राम बना के समझते हैं इसको। देखो, अगर हम इस इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस किसको बोला जाता है? दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाले प्लेन को। तो ये जो प्लेन है इसके ऊपर एयर है और नीचे क्या कौन सा मीडियम है? वाटर। तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब हमने क्या किया? एक रे ऑफ लाइट को इस इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट किया। अब आपको रिफ्रैक्शन का रूल याद रखना है कि अगर किसी भी इंटरफेस के ऊपर लाइट रे इंटरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, कैसे इंसिडेंट होती है? परपेंडिकुलर, तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी, ठीक है। चाहे वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही हो या डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही हो, अगर लाइट रे इंटरफेस के परपेंडिकुलर इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, जैसे ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर एक और लाइट रे लेते हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनानी है तो कम से कम दो लाइट रेस की रिक्वायरमेंट होती है। उस लाइट रे को मैं यहाँ पे किसी पॉइंट बी के ऊपर इंसिडेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये किधर बैंड होगी? तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और आपको पता है कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो ये सीधी जाने की बजाय किधर बैंड होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी और इधर चली जाएगी। तो एक तो लाइट रे ये है जो कि ओ पॉइंट से आ रही है, एक लाइट रे ये है जो कि बैंड होकर इधर चली गई। अब बाहर जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा इन दोनों लाइट रेज को, उसकी आइज के ऊपर जब ये लाइट रेज पहुंचेंगी तो आपको पता है भाई ये दोनों लाइट रेज आगे डाइवर्ज हो रही है, आगे जाके ऐसे डाइवर्ज हो रही है, तो आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं। तो जो ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा होगा, जैसे ये पर्सन है, ये ऑब्जर्वर है, ये बाहर से देख रहा है, तो इसको ये दोनों लाइट रेज कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी? तो जो ये दोनों लाइट रेज इनको बैक ट्रेस करो, बैक ट्रेस करोगे तो ये किसी पॉइंट आई के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। तो बाहर जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि जो पॉइंट ओ है वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज बैक ट्रेस करने पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ओ पॉइंट की एक इमेज बन जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, और उस इमेज को बाहर जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा होगा। तो रियल जो डेप्थ होगी ना वाटर टैंक की, वो उसको नजर नहीं आएगी, उसको लगेगा कि जो बॉटम है जो कि पॉइंट ए ओ के ऊपर था सपोज करो, वो अब कहाँ पे दिखाई देगा? उसको आई पॉइंट के ऊपर दिखाई देगा। तो अगर बाहर से हम देख रहे हैं तो ये जो ए ओ है इसको तो हम क्या बोलेंगे? रियल डेप्थ। और ए आई को हम क्या बोलेंगे? अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या है? ए ओ, ये तो होगी रियल डेप्थ। कौन सी डेप्थ? रियल। और ए आई को हम क्या नाम देंगे बताओ? अपेरेंट डेप्थ। बात समझ में आई क्या? तो ये दो डेप्थ होगी। अब इनमें आपस में रिलेशन क्या वो हम लोग स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करना है? अब देखो, ये जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ये बी। इस बी पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। ये है इंसिडेंट रे, और इसने नॉर्मल से जो भी एंगल बना रखा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये है रिफ्लेक्टेड रे, इसने नॉर्मल से जो भी एंगल बना रखा है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल से जो भी एंगल बना रखा होगा उसका साइन फंक्शन ले लो, उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सपोज करो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो ऊपर वाला मीडियम है μ1, नीचे वाला मीडियम है μ2।
तो इस मीडियम के अंदर लाइट रे ने कौन सा एंगल बनाया है, आर। तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, μ1 साइन आर, और ये बराबर होगा इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई के, यानी μ2 इंटू साइन आई, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल से जो भी एंगल बना रखा है उसका साइन फंक्शन ले लो, इनका मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड में कांस्टेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, साइन आर अपॉन साइन आई लिख सकते हो। क्लियर एकदम। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला अपने पास आया है ये है μ2 अपॉन μ1, जिसको हम सेकंड मीडियम का यानी कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि इसको शॉर्ट में हम μ21 भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है। अच्छा, ये जो साइन आर और साइन आई की वैल्यूज हैं ये हम इस डायग्राम से कैलकुलेट करके इसमें पुट करेंगे। कैसे पुट करनी है अब ध्यान से समझना है। जैसे मुझे साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है आर। अच्छा, ये वाला एंगल आर है तो इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा आर के बराबर होना चाहिए। भाई ये एंगल आर है और ये लाइन ध्यान से देखो और ये लाइन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इधर जो एंगल बनेगा इसके वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल क्या होगा, इसी के बराबर होगा। ये आर है तो ये पूरा का पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक ये आर के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो एक जेड बन रहा है, दिखा क्या आपको जेड, उसमें मैंने बोला कि ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी आर के बराबर ही होगा। देखो दोबारा समझो, ये एंगल आर है, इसके वर्टिकली अपोजिट ये पूरा एंगल आर होगा, और क्योंकि यहाँ पे एक जेड बन रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये आर है तो ये भी आर होगा। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, ए आई बी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताओ कि साइन आर क्या लिखा जा सकता है, साइन आर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन आर होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये होगा ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा, आई बी। यह है क्या समझ में। तो साइन आर की वैल्यू अपने पास आ गई। इसी तरीके से साइन आई कैलकुलेट कर लो। वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आई है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अगेन एक जेड बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इसी के बराबर होगा, यानी अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई के बराबर होगा। एंगल के सामने ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। अगेन मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन आई, तो वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ओ बी लिखेंगे। आई बात समझ में। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दो, पुट करोगे तो ये बनेगा μ21 इक्वल्स टू साइन आर की जगह क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन आई बी, और साइन आई की जगह क्या लिखेंगे बताओ, ए बी अपॉन ओ बी लिखेंगे। ए बी से ए बी कैंसिल, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये आएगा μ21 इक्वल्स टू ओ बी अपॉन आई बी। ये बात समझ में आई क्या। अच्छा, अब एक चीज बताओ, बाहर जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा, अगर उसकी आंखों के अंदर लाइट रेज आ रही है और वो ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, तो लाइट रेज को बहुत छोटे से एंगल पे एंटर करना पड़ेगा। भाई अपनी आंख को इतनी बड़ी तो है नहीं कि उसके अंदर लाइट रेज बड़े एंगल के ऊपर भी एंटर कर सकती हैं। तो अगर छोटे से एंगल के ऊपर लाइट रेज को आई के अंदर एंटर करना है, तो उसका मतलब उन दोनों लाइट रेज के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा एंगल होगा तो एक इधर चली जाएगी लाइट रे, एक इधर चली जाएगी। अगर आंख के अंदर दो लाइट रेज को एंटर करना है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। मतलब ये जो दो लाइट रेज, कौन सी वाली, एक तो ये वाली लाइट रे और एक ये वाली लाइट रे, अगर इन दोनों को हमारी आई के अंदर एंटर करना है, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है ये काफी क्लोज होने चाहिए, ताकि इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या हो, स्मॉल हो। मतलब हम प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है ये काफी पास पास होते हैं, एक्चुअल में ये क्या होते हैं, काफी क्लोज होते हैं। और काफी क्लोज होंगे तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे जो ओ बी डिस्टेंस है उसको ओ ए लिख सकते हो, क्योंकि अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट काफी क्लोज हैं तो ओ बी डिस्टेंस को ओ ए लिखा जा सकता है और आई बी डिस्टेंस को आई ए लिखा जा सकता है। सही बात है क्या ये भाई। एक्चुअल में क्या है, ए और बी पॉइंट काफी पास पास होनी चाहिए। अगर ये पास पास होंगे तो ओ बी डिस्टेंस को हम ओ ए बोल सकते हैं, आई बी डिस्टेंस को हम आई ए बोल सकते हैं। उसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आई ए को हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ और ओ ए को हम क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। तो उनमें रिलेशन चाहिए। ये वाला जो रिलेशन है ये
ओ बी और आई बी डिस्टेंस के बीच में हमको ये वाली डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको तो इस वाली डिस्टेंस से मतलब है। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट काफ़ी क्लोज होते हैं, इसलिए ओ बी को आप ओ ए लिख सकते हो इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, और आई बी को आई ए लिख सकते हो, मतलब आपने बी पॉइंट को ए से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो आई ए है इसको लिखा जा सकता है आई ए मतलब अपेरेंट डेप्थ, ये बराबर होगी ओ ए अपॉन म्यू टू वन। आई ए को हमने क्या नाम दिया, अपेरेंट डेप्थ, ओ ए क्या है, रियल डेप्थ, यानी अपेरेंट डेप्थ बराबर होगी, अपेरेंट डेप्थ बराबर होगी किसके, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू टू वन। जो रियल डेप्थ है उसको आप मीडियम के, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास अपेरेंट डेप्थ आ जाएगी। जबकि हमने एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया हो, अगर मान लो ये दोनों ही अलग अलग मीडियम है, जैसे मान लो ये ग्लास है और ये वाटर है, तो फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, आपको याद होगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 और ग्लास का कितना होता है 1.5। तो उसके अकॉर्डिंग हम म्यू टू वन कैलकुलेट करेंगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन करके, और वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तब जाके आपको अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में रिलेशन पता चलेगा। अभी हम ऊपर वाला मीडियम एयर मान रहे हैं और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1 होता है, इसलिए म्यू टू वन को सिंपल म्यू टू भी लिख सकते हो, क्योंकि म्यू टू वन क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, यहाँ पे म्यू वन 1 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, इसलिए आप क्या लिख सकते हो, अपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू टू भी लिख सकते हो इस केस में। तो अदरवाइज ये म्यू टू वन वाला फॉर्मूला ही आप याद रखो, म्यू टू वन नीचे लिखना है। म्यू टू वन का मतलब है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर की कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसका मतलब म्यू टू वन की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। भाई म्यू टू वन क्या होता है याद करो, म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है क्या, और क्योंकि म्यू टू ज़्यादा है म्यू वन से, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और वो रेयर मीडियम है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा भी रेयर से ज़्यादा होता है, इसलिए म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। तो आंसर क्या आएगा, म्यू टू वन 1 से बड़ा आएगा। अगर म्यू टू वन 1 से बड़ा है तो अपेरेंट डेप्थ हमेशा रियल डेप्थ से कम आएगी, क्योंकि आप रियल डेप्थ को 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो। जैसे मान लो कि इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में है 2, तो अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, रियल डेप्थ बाई 2 होगी। समझ रहे हो बात, इसका मतलब आपको जितनी एक्चुअल डेप्थ होगी उससे हाफ डेप्थ ही बॉटम की दिखाई देगी, मतलब आपको बॉटम ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा ना, तो कितना डेप्थ दिखाई देगी उसकी, हाफ। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, डेंसर मीडियम का 2 है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये बात समझ में आ गई क्या। तो ये इस टॉपिक का मीनिंग है कि आपको पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर या किसी डेंसर मीडियम में जब किसी आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, तो वो होता है लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, आई बात समझ में।